जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो 2022 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनता है, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डाले जाते हैं वो इन वीडियो से रिलेटेड होते हैं और आप लोग देखकर उनमें सही आंसर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। कामयाबी जुनून होनी चाहिए, मुश्किलों की क्या औकात। यानी कि आपको कामयाबी के लिए आप में जुनून होना चाहिए, मुश्किलों की क्या औकात। यानी कि आप तो लोग सभी जानते हैं कि मुश्किलें जब तक ज़िंदगी है तब तक मुश्किलें हैं। ऐसा जीवन में कोई भी व्यक्ति नहीं है ऐसी इस पृथ्वी पर जिसके पास मुश्किलें नहीं हैं। किसी के पास कम या किसी के पास ज़्यादा मुश्किलें हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जब तक जीवन है तब तक मुश्किलें रहेंगी ही, लेकिन आपको कामयाबी के लिए आपका जुनून होनी चाहिए। परिंदों को मिलेगी मंजिल, यकीनन फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल, यकीनन फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और अक्सर रहते हैं खामोश ज़माने में वही लोग जिनके हुनर बोलते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, होयसल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्रम थी। और हम लोग देख लेंगे जो भी राज्य या साम्राज्य हैं उनकी राजधानी कहाँ कहाँ थी। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हर्यक वंश की राजधानी गिरिब्रज थी। गिरिब्रज को ही राजगिरी कहा जाता था। शिशुनाग की राजधानी वैशाली थी। नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन वंश की राजधानी पैठान थी। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर थी। चालुक्य वंश की राजधानी कल्याण थी। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। सेन वंश की राजधानी थी नदिया। गढ़वाल वंश की राजधानी थी कनौज। कलचुरी वंश की राजधानी थी त्रिपुरी। मैसूर राज्य की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। परमार वंश की राजधानी थी धारा नगरी। और सोलंकी वंश की राजधानी थी अहिंतवाड़। और हम लोग देखेंगे जो भी साम्राज्य हैं या राज्य हैं उनके संस्थापक कौन कौन थे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। नंद वंश के संस्थापक थे महापदनंद। सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। कुषाण वंश के संस्थापक थे किजुल कटफिसेस। चालुक्य वंश को संस्थापक थे तैलप द्वितीय। चालुक्य वंश को कल्याण भी कहा जाता था दोस्तों। यादव वंश के संस्थापक थे भिल्लप फाइव। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। कलचुरी वंश के संस्थापक थे कोकल। और मैसूर राज्य के संस्थापक थे हैदर अली। परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र। सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज फर्स्ट या प्रथम, मूलराज प्रथम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। यानी कि इसमें बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है उनमें कौन कौन सा जीव पाया जाता है। तो देखते हैं। पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इसमें पक्षी पाया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, इसमें पक्षी नहीं पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और हम लोग और देख लेंगे जो जो इनसे रिलेटेड है उनको हम देख लेंगे। तो कच्छ का रंग किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कच्छ का रंग प्रसिद्ध है जंगली गधा के लिए, चिकारा के लिए, भेड़िया के लिए। कान्हा हम लोग देखेंगे, कान्हा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कान्हा बाघ के लिए हो जाएगा। कान्हा बाघ के लिए प्रसिद्ध है। चीतल के लिए प्रसिद्ध है। गौर के लिए प्रसिद्ध है। काला मृग के लिए प्रसिद्ध है। बारहसिंघा और अजगर के लिए प्रसिद्ध है। कौन, कान्हा। मानस देख लेंगे, मानस किस किस के लिए प्रसिद्ध है। तो गैंडा हो गया, जंगली भैंसा हो गया, हाथी हो गया, हुलाक गिब्बंस हो गए, चिल्का झील हो गया। चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है। तो चिल्का झील हो गया सारस के लिए प्रसिद्ध, बतख के लिए, गिद्ध के लिए, मत्स्य के लिए,
आदि। अगला देखेंगे अन्नामलाई। अन्नामलाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीख के लिए प्रसिद्ध है, जंगली सांड के लिए प्रसिद्ध है। अब हम लोग देखेंगे पेरियार। पेरियार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार है सांभर के लिए, चीतल के लिए, हाथी के लिए, जंगली भैंसा के लिए, कुत्ता के लिए, तेंदुआ के लिए, लंगूर के लिए आदि जानवरों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो आप लोग देख रहे हो कि गंगा नदी हिमालय से ही निकलती है, यमुना हिमालय से ही निकलती है, महानदी हिमालय से नहीं निकलती है। तो महानदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहवा श्रेणी के समीप अमरकंटक पठार से निकलती है और निकल के यह पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि बहती है और कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी सहायक नदी है, महानदी की नदी की सहायक नदी शिवनाथ है, हंसदेव है, मंड है, जोक है, तेल आदि इसकी सहायक नदी है। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है और हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है जो 4800 मीटर है। झेलम नदी देख लेंगे तो झेलम सिंधु की सहायक नदी है। झेलम नदी कश्मीर घाटी के समीप पीर पंजाल पर्वत के पदस्थली में स्थित वैरीनाग झील से निकलती है। तो इसको हिमालय से ही जोड़ दिया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह का लेखक का नाम बताइए। तो पंचतंत्र के लेखक का नाम हो जाएगा विष्णु शर्मा। हम लोग इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। पंचतंत्र बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषा में अनुवादित पुस्तक है, यानी कि दुनिया में भी जितने भी पुस्तक हैं उनमें अभी बाइबल इसको सर्वाधिक भाषा में अनुवादित किया गया है, यानी कि इसको अनेकों भाषा में छापा गया है। उसके बाद नंबर आता है पंचतंत्र की, और पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है। हितोपदेश रिलेटेड फैक्ट देखिएगा, हितोपदेश नारायण पंडित द्वारा लिखित पुस्तक है। विष्णुगुप्त चाणक्य का वास्तविक नाम है। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है। अर्थशास्त्र पुस्तक को 15 अध्याय और 180 प्रभाग हैं। और मौर्य प्रशासन का सबसे अधिक जानकारी मिलता है तो किससे मिलता है? अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो पहला देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। एक गलत हो जाएगा दोस्तों, ये ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है। डीडीटी एक नियंत्रक अभिकर्मक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओजोन क्षेत्र, यहाँ क्षेत्र होगा दोस्तों, ओजोन क्षेत्र एवं ओजोन क्षेत्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो ये सही हो जाएगा दोस्तों। ओजोन क्षेत्र का मुख्य कार्बन फ्लोरोकार्बन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ओजोन क्षेत्र का ओजोन जो परत बनता है मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑक्सीजन और ओजोन अम्लीय वर्षा के दो मुख्य घटक हैं, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आइए हम इनसे रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। तो ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। यहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा दोस्तों। हम लोग देख लेते हैं डीडीटी। डीडीटी क्या है? तो डीडीटी का पूर्ण रूप होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन और जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषणकारी पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखलाओं में विभिन्न पोषण स्तरों के माध्यम से उच्च खाद्य जीवों में स्थापित हो जाते हैं, जिसे जैव आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे कि डीडीटी हो गया, 2,4-D हो गया, BHC हो गया। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि डीडीटी क्या है, 2,4-D क्या है। तो ये अनिम्नकारी प्रदूषण कारक हैं। और CO2 की मात्रा वायुमंडल में लगभग 0.03% पाया जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस भी कहा जाता है, यानी कि
अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड आप ले लेते हैं तो ये आपको दम घोट के मार देगा। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में घुलने की क्षमता सबसे अधिक होती है। वो सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में इसकी घुलने की क्षमता सबसे अधिक है। इसी चलते आदमी को ये जान ले लेता है। और अक्सर कहा जाता है कि जब भी आप रूम में सूते तो उसमें कोई भी लकड़ी का चीज़ या जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है वो जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है जो हमारे सांस के माध्यम से अंदर चल जाता है और खून में बहुत जल्दी घुल जाता है, जो ऑक्सीजन को हटा देता है। इसी चलते आदमी की मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साम्राज्य ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो कौन हो जाएगा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। और क्यों किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को संभवतः राजनीतिक कारणों से इसे बदलने का निर्णय लिया था। देवगिरी, ये तो जानते हैं देवगिरी वंश यादव वंश की राजधानी थी, और देवगिरी का नाम बदलकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया। पहले इसका नाम देवगिरी था और इसका नाम क्या रख दिया गया? दौलताबाद। सुल्तान ने पुनः राजधानी दौलता के स्थान पर दिल्ली स्थानांतरित किया, यानी कि पहले तो दिल्ली से दौलताबाद ले गया, उसके बाद दौलताबाद से दिल्ली लाया। और फिरोज शाह तुगलक को समकालीन अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा जाता है? समकालीन अकबर कहा जाता है। भारत में मुस्लिम राज के संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी को मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 यानी कि 76 के निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो हम लोग देखेंगे किससे संबंधित है। राष्ट्रपति की नियुक्ति से, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति से, ये भी गलत हो जाएगा। महालेखा की प्रशिक्षक की नियुक्ति से, ये भी गलत हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यानी कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। महान्यायवादी पद के लिए वही योग्यता होती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होती है। महान्यायवादी भारत सरकार के पक्ष को लेकर किसी न्यायालय सभा या समिति में भाग लेता है, यानी कि हम लोग बोलते हैं ना कि भारत सरकार से कौन, ये कोर्ट में कौन जाता है, तो यही होते हैं जो भारत सरकार की अपना मत रखते हैं, जो सरकार की अपनी तरह से पक्ष रखते हैं कि सरकार ये कहना चाहती है। हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 88 यानी 88 के अंतर्गत संघीय मंत्री और महान्यायवादी किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं और भाषण दे सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है। राष्ट्रपति का पद का सृजन किसके अनुसार? अनुच्छेद 52 के तहत। और उपराष्ट्रपति का 63 यानी कि 63 अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है? यानी कि इनमें कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि नियोन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, सबसे कम क्रियाशील तत्व है। और हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब वर्ग 18 के तत्व हैं, जिसे हम लोग अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। इनको हम लोग अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। और क्लोरीन वर्ग 17 का तत्व है। और हाइड्रोजन तो हम लोग जानते हैं कि प्रथम वर्ग में ही पाया जाता है हाइड्रोजन। क्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सभी हैलोजन को सबसे छोटा आकार क्लोरीन का होता है। हैलोजन जितने भी होते हैं उनमें सबसे छोटा आकार किसका होता है? तो क्लोरीन का होता है। ऑक्सीजन को प्राण वायु भी कहा जाता है। ऑक्सीजन को प्राण वायु भी कहा जाता है। और हम लोग देखेंगे कौन से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो पोटेशियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा,
कैल्शियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएंगे। ये सबसे क्रियाशील धातु हैं। और अक्रियाशील धातु कौन है? तो ये हो जाएगा कॉपर हो जाएगा, पारा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। ये अक्रियाशील धातु हैं। और हम लोग देखेंगे कि सर्वाधिक क्रियाशील अधातु कौन है? तो सर्वाधिक अक्रियाशील अधातु है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है से सर्वाधिक क्रियाशील अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो हम लोग देखेंगे हॉटमेल 1995 में शुरू की गई फर्स्ट निःशुल्क व्यापारिक ईमेल सेवा है। तो ये सही हो जाएगा दोस्तों, ये सही बोल रहा है। कंप्यूटर में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में है। तो ये भी सही होगा। भारत में कंप्यूटर का जो संस्थान है सांख्यिकी वाला वो कलकत्ता में है, एकदम करेक्ट है। अगला देखेंगे इंटरनेट शब्दावली में आईपी का अर्थ इंटरनेट प्रैक्टिस है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, इसका इंटरनेट प्रैक्टिस नहीं होता है। आईपी का अर्थ होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये गलत हो गया दोस्तों। और हम लोग इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। तो हॉटमेल 1995 में शुरू की गई निःशुल्क एवं वेब आधारित सेवा था। भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय संस्थान कोलकाता में लगाया गया था, ये भी सही है। विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक माना जाता है। इंटरनेट के जनक किसको माना जाता है? विंड सर्फ को। ईमेल का आविष्कार रे टॉमस लिन ने किया था। और इंटरनेट का आविष्कार 1969 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा किया गया था, जिसे डीओडी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के घटनाओं में कौन सा क्रमांक सही है? तो ये क्रमांक सही है दोस्तों। पहले सैन्य विद्रोह हुआ था, उसके बाद बंगाल का विभाजन हुआ था, चंपारण आंदोलन हुआ था, उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सैन्य विद्रोह कब हुआ था? तो सैन्य विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को। सैनिक विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। और 1 नवंबर 1958 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया की घोषणा से 1857 के सैनिक विद्रोह का समापन माना जाता है। अगला हम लोग देखेंगे बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 19 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा शिमला से किया गया था। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर लागू कर दिया गया। यानी कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो सांप्रदायिक आधार पर हुआ था। और अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 2020 से 12 फरवरी 2020 तक चलाया गया था। और चौरा चौरी कांड के आधार पर इसको समाप्त कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आजकल इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग बहुत ही अच्छा तरह से हर क्वेश्चन का फैक्ट अच्छा से याद रखना पड़ेगा, तब आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखते हैं, सतलज नदी भारत और पाकिस्तान, ये तो सही है। नील नदी मिस्र और सूडान में बहती है, ये भी सही है। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राज़ील, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। नियाग्रा फॉल्स यूएसए और कनाडा, ये भी सही है। तो हम लोग चलिए फैक्ट देख लेते हैं। एंडीज पर्वत का विस्तार कहाँ है? तो एंडीज पर्वत का विस्तार है दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में विस्तृत है। यह कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर और वेनेजुएला में एंडीज पर्वत का विस्तार है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला की लंबाई 7000 किलोमीटर से अधिक है। एंडीज पर्वतमाला विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला है। लंबी पूछ रही है, ऊंचा पूछता तो एवरेस्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च शिखर एकांका गुआ है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है, यानी कि 6960। एंडीज मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। एंडीज किस में आता है? तो एंडीज मोड़दार पर्वत में आता है। एंडीज पर्वत के मध्य बोलिविया का पठार है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फैक्ट पर अच्छा से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आलू के पौधों से खाद्य भाग कौन सा है, यानी कि आलू का कौन सा भाग ये खाया जाता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि आलू का भाग तना खाया जाता है। हम लोग देख लेंगे कौन कौन से फल हैं, उनकी क्या खाने योग्य भाग कौन सा है। तो हम लोग देखेंगे पपीता, तो पपीता का मध्य फल भीति खाया जाता है। टमाटर हो गया, टमाटर का फल भीति खाया जाता है या बीजांडसन खाया जाता है। चीकू हो गया, चीकू को खाया जाता है मध्य या अंत फल भीति हो गया। मिर्च हो गया, मिर्च संपूर्ण फल है जो इसको खाया जाता है। सेब का मांसल पुष्पासन हो गया। नारियल हो गया, भ्रूण एवं भ्रूणपोष हो गया। देख लेंगे हम लोग रिलेटेड फैक्ट कि भूमिगत तने अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें कंद आ जाता है, सकल कंद आ जाता है, धनकंद आ जाता है, प्रकंद आ जाता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको क्लियर करते हैं। कंद में आ जाता है आलू, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, कंद खाया जाता है। सकल कंद में क्या क्या हम लोग खाते हैं, तो सकल कंद में आ जाता है प्याज और लहसुन। और धनकंद में आ जाता है बंडा, अरबी, जिमीकंद, केसर। और प्रकंद में आ जाता है हल्दी, अदरक, केली, केला, फर्न। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में किस नाम के षड्यंत्र की क्षमता सबसे अधिक है। तो हम लोग देखेंगे कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत षड्यंत्र, ये तमिलनाडु में है दोस्तों, और इसकी क्षमता सबसे अधिक है। इसकी क्षमता 2000 मेगावाट है। तो हम लोग देख लेते हैं जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है उनकी क्षमता कितना है और वो कहाँ पाए जाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं तारापुर जो महाराष्ट्र राज्य में है, इसकी क्षमता 1400 मेगावाट है। रावल भाटा देख लेंगे, तो रावल भाटा राजस्थान में है, जिसकी क्षमता 1100 मेगावाट है। कुंडलकुलम तो बता ही चुके, कुंडमकुलम तमिलनाडु में है, जिसकी क्षमता 2000 मेगावाट है। कैगा, कैगा कर्नाटक में है, जिसकी क्षमता 880 मेगावाट है। काकरापार कहाँ है, गुजरात में है, जिसकी क्षमता 440 मेगावाट है। कल्पक्कम तमिलनाडु में है, जिसकी क्षमता 470 मेगावाट है। और नरौरा उत्तर प्रदेश में है, जिसकी क्षमता 440 मेगावाट है। इससे रिलेटेड फैक्ट आप लोग अच्छा से याद कीजिएगा, क्योंकि जो भी कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डाले जाते हैं इनसे रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है सही नहीं है, इसी में गड़बड़ा जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ा कीजिए। तो पहला है, वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। ये तो गलत हो गया दोस्तों पहले ही। वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, ये सही हो गया दोस्तों। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है, ये भी सही है। और वह रक्षा बलों के सुप्रीम कमांडर होते हैं या है, तो ये भी सही हो गया दोस्तों। और ये भारत का प्रथम नागरिक भी होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति, और भारतीय संविधान भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के बीच आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की उल्लेख है। पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, तीसरा है वित्तीय आपातकाल। देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में के तहत लगाया जाता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति विदेशी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल से के लिखित सिफारिश पर ही कर सकता है। आप लोग ध्यान से फैक्ट सीखिएगा, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पर ही कर सकता है।
और 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कौन सा सही नहीं है। तो टीबी, पहला हैजा, हैजा इन्फ्लुएंजा से होता है, ये गलत है दोस्तों। हैजा इन्फ्लुएंजा से नहीं होता है। हैजा होता है विब्रियो कोलरी से। टीबी होता है माइक्रोबैक्टीरियम से, तो ये सही होगा। मलेरिया तो प्लाज्मोडियम से होता है। एड्स होता है HIV से। तो हम लोग देखते हैं कुछ रोग देखेंगे और उनके कारक जीव देखेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कौन सा रोग किस कारक जीव के कारण होता है। तो सुनिएगा आप लोग ध्यान से। तो टीबी होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। एड्स होता है HIV नामक वायरस से। हैजा होता है विब्रियो कोलरी से। कोड होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से। प्लेग होता है पास्चुरेला पेप्टिस से। पायरिया होता है एंट अमीबा जेंजीवेलिस। और दाद होता है ट्राइकोफाइट ब्राइनकोपटाई। बहुत ही टेंट नाम होते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दाद होता है ट्राइकोफाइटन ब्रॉनकोपटाई। आप लोग इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। दाद को पटाई, मैंने दाद को पटाया। इससे ऐसे आप लोग ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही नाम इनका टेंटेड होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज के लिए आपका प्रश्न है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर उत्तर दीजिएगा दोस्तों कि राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो आपका इस चैनल पर आते रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।